अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज एक नई वीडियो के साथ। सर सबसे पहले तो ऑनलाइन जुबैर का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे वो स्टूडेंट हैं, मेरे वो कोची हैं कि जिन्होंने खाना काबा में, मस्जिद नबवी में मुझ जैसे गुनाहगार बंदे के लिए दुआ की। और अभी इन्होंने मुझे बताया कि मैं 10 दिन पहले भी गया हूँ, तो मैंने ना दुआ की लेकिन मैंने वीडियो नहीं भेजी। तो मैंने कहा यार वीडियो जरूर भेज दिया करो, अगर भेज सको तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये वीडियो मेरी असल कमाई है कि व्हेन आई विल नॉट बी इन दिस वर्ल्ड, इवन माई किड्स व्हेन दे विल सी एंड दे विल फील गुड, यार हमारे अब्बा जी ने कुछ तो अच्छा काम किया कि दुनिया में दुआएं समेटी। एंड कुछ आपकी आंखों में भी आंसू आएंगे। जैसे मैं बात उनसे कर रहा था अमजद इस्लाम अमजद की, मैंने कहा कि मेरी उनसे कोई इतनी मुलाकात तो नहीं थी, सरे रात 2-4 बार मुलाकात हुई, बट आई वॉज अ बिग फैन। मैं उनकी पोएट्री, एक शेर मैं अपने बड़े सेशन में उनका पढ़ता होता हूँ, वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत तुमने सुना नहीं मेरे उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। तो मैंने कहा इंसान का काम ऐसा हो गया, जब मुझे उनकी डेथ का पता चला पहले मुझे दुख हुआ, फिर मैंने उनकी मगफरत के लिए दुआ की कि यार एक अच्छा इंसान था जिससे हम उनके ड्रामे एंजॉय करते थे, उनके डायलॉग एंजॉय करते थे, उनकी पोइट्री एंजॉय करते थे। वो दुनिया फानी से चले गए, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। द सेम वे आई वांट टू बी। मैं कोई उनकी गुनाह सवाब को मुझे नहीं पता, अगर कोई उनकी जिंदगी में कोई मामला है पर्सनल, आई डोंट नो हिम पर्सनली दैट मच। सरे रात दुआ सलाम हो गई। तो आई विल बी रिमेम्बर्ड लाइक दैट, लाइक द पीपल रिमेम्बर माई फादर। इट्स ऑलमोस्ट अ डिकेड, 10 साल हो गए। आज भी जो इंसान मिलता है वो दुआएं देता है, वो उनके बारे में पॉजिटिव बात करता है। तो मैं यही चाहूंगा कि मेरे बच्चे जो हैं जुबैर साहब को मिले, इन जैसे और दोस्तों को मिले, तो कहें यार आपके भाईजान अच्छे आदमी थे, उन्हें अच्छा काम किया। सो पहले तो एक बार फिर थैंक यू वेरी मच, एंड आई हाईली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। असल में आपका शुक्रिया कि आप इतनी हेल्प करते हैं, इतनी सपोर्ट करते हैं और इतनी गाइडेंस देते हैं। सर वो तो तो जो कुछ सीखा है, हमारी कोशिश है आपको फायदा। उसके बाद जुबैर भाई ने मुझसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा। मुझसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जी उन्होंने कुछ प्लान्स है, वो तो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, एज यूजुअल बंदे की सीक्रेसी रखते हैं। लेकिन ये पेड सेशन है जुबैर साहब का, ये कोई फ्री सेशन नहीं जुबैर भाई ने लिया, मैं पहले ये भी क्लियर कर दूं। जुबैर भाई ये चाह रहे थे कि, उन्होंने कहा कुछ दिन पहले उन्होंने मेरी वीडियो देखी जेम बोर्ड पे, तो वो लिस्टिंग के बारे में जानना चाह रहे थे, और अपना उन्होंने एक पर्सनल प्रोजेक्ट देखा है जिसे वो कंसिडर कर रहे हैं। ही मे और मे नॉट डू इट, ये मैं नहीं कह रहा अभी, प्राइवेटली हम बाद में काम करेंगे, उसमें उनको गाइडेंस भी मैं फ्राहम करूंगा जब जब चाहिए होगी। तो उनका सवाल ये था कि ये होता कैसे है, कैसे मैं आज मैंने डिसाइड किया। फर्ज करें हम कोई हाइपोथेटिकल अभी कोई ऐसा बिजनेस जिसका इनसे ताल्लुक ना हो, अ, वो बिजनेस हम प्लान कर लेते हैं। लेट से बेकरियां खोलनी है इन्होंने, या लेट से ये जो एलईडी बल्ब बनाने हैं, इनका कारखाना लगाना है। तो सबसे पहले कंपनी की फॉर्मेशन होती है, उसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं, अनलिस्टेड कंपनी बनेगी। मैंने रिकॉर्ड इसलिए कर दिया है कि जो भी चाहे से देख सके। उसमें जितने लोगों ने सरमायाकारी करनी होगी वो उतने उतने मतलब पैसे अपने पास अरेंज करेंगे, अपने अकाउंट में रखेंगे। जब कंपनी फॉर्म हो जाएगी, एससीसीपी के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, एफबीआर में 2-3 जगह कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है, तो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को बिल्कुल देसी जबान में आप समझ लें कि जैसे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें लिखा होता है कि माँ इसकी ये है, बाप इसका ये है, और ये इस वक्त इतने बज के इतने बजे में एबीसी अस्पताल में पैदा हुआ। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर डिटेल होती है, भाई जुबैर अहमद ने और इनके भाई ने, जमील अहमद ने, सलीम अहमद ने, जवाद हफीज ने ये कंपनी फॉर्म की, और ये इसके स्पॉन्सर डायरेक्टर हैं, ओरिजिनल डायरेक्टर हैं। ठीक है, उनके आईडी कार्ड की कॉपियां, उनकी डिटेल्स सारी वो गवर्नमेंट के पास आ जाती है, ताकि वो ये नहीं है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्ट करा के कोई भाग जाए, वो भाग नहीं सकते। ये यही यही फर्क है। वो जो स्कीमें बनती है ना उस तरह की डबल शाह स्कीम, उसमें और इसमें यही फर्क है कि वो भाग नहीं फिर सकते। उन्होंने खुद अपने आप को रजिस्टर कराया है, कंपनी को रजिस्टर कराया है, उसका एक एनटीएन नंबर बन गया, उसका एक एड्रेस है, उसका एक लॉयर है, उसका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। यानी अथा पैरा ने अंगूठे ने एक प्रॉपर सही बिजनेस है। अब हम 3 लोगों ने कंपनी बना दी। अब हमने शेयर होल्डर्स अपने अपने दोस्तों से बात करनी शुरू की, अपने इर्द गिर्द अपने हल्का अहबाब में बात करनी शुरू की कि भाई कौन कौन हमारे साथ आना चाहता है। तो 2.5 करोड़ चूंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं 2.5 करोड़ ही की बात, लेट से 25 लाख जुबैर साहब ने डाले, को 25 मैंने डाल दिए, को 25 इनके भाई ने डाल दिए, 75 है।
और बाकी के जो हैं वो आगे चलने शुरू हो गया सिलसिला कि बाकी के जो शेयर्स हैं, मतलब 75 निकल गए तो 1,75,00,000 रह गए। अब हमने 175 दोस्त भी हो सकते हैं हमारे। एक प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड में ये होता है कि एक शेयर होल्डर जितने, यानी नंबर ऑफ शेयर उतने शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। वो किसी की बहन ने कहा जी मेरा भी 2 लाख पा दो, किसी ने भरा ने कहा मेरा जी 25,000 पा दो, वो उन्हीं के नाम पे शेयर इशू होंगे। अब हमने वो सारे लोग जो है उनको इकट्ठा कर लिया, उन्होंने अभी हमें कोई पैसा नहीं दिया, उन्होंने वो पैसे अपने ही बैंक अकाउंट में रखे और कंपनी की फॉर्मेशन हो गई। अब जब कंपनी ऑपरेशन में आएगी तो वो लोग क्रॉस चेक बना के कंपनी को देंगे, सबूत होता है कि पेमेंट जुबैर ने इतनी की, जवाब ने इतनी की, उसके हिसाब से उनको शेयर इशू होंगे और शेयर इशू होने के बाद कंपनी अपने ऑपरेशन शुरू कर देगी। अब आ गए हम अगली स्टेज पे, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे हम कहते हैं। उसके लिए अब कंपनी हमारी ऑपरेशन में है, कंपनी हमारी बल्ब बना रही है या जो भी चीज हम बना रहे हैं बना रहे हैं। अब हमने उसकी लिस्टिंग के लिए स्टॉक एक्सचेंज के पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने पूरे किए। 1 से 3 माह का प्रोसेस होता है नॉर्मली, हो जाता है 1-1.5 महीने के अंदर कि वो कागजात पूरे करने होते हैं, वही कंपनी की उन्होंने डिटेल लेनी है, सर्टिफिकेट लेना है, शेयर होल्डर्स जो एग्जिस्टिंग है उनकी डिटेल लेनी है, यानी वो ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जैसे दर्जी आपकी इंफॉर्मेशन लेता है ना, वो उस वक्त ही देनी बेहतर है कि कौन सा शेरवानी है, ये कोट है, कैसा नाप लेना है। तो वो बहरहाल एक नॉर्मल चीज है, कोई उसमें नॉर्मेलिटी नहीं है। उसके बाद वो आपको रजिस्टर करने के लिए आपको ओके कर देते हैं कि ठीक है जी आप इस डेट को लिस्ट हो सकते हैं। आप आईपीओ की एक डेट रखते हैं, डेट रखने के बाद आप वो जो शेयर हैं जितने आपने डाइवर्स्ट करनी है, 10% मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यानी अगर 2.5 करोड़ की कंपनी है तो कम से कम 25 लाख रुपए के शेयर अगर आपने लिस्टिंग करनी है तो आप लोगों को ऑफर करें। अब उसमें से लोग बाज दफा सूरत होती है कि ले लेते हैं, बाज दफा कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि नहीं लेते हैं, तो उस वक्त एक अंडर राइट किया हुआ होता है उन्होंने। अंडर राइटर होती है कंपनी, एक बैंक समझे कि जिसको आपने गारंटी दी होती है वो ले लेता है, उसके सिंगल नाम पे आ जाता है, ताकि कंपनी के ऑपरेशन तो शुरू हो ना, कंपनी काम तो करनी शुरू हो, उसका भाव तो निकलना शुरू हो। मतलब आपने 25 ऑफर किए, 12 फर्ज करो लोगों ने ले लिए, 12 नहीं लिए, तो वो बैंक ले लेता है वो वाला। वो आपको चाहे हैंड ओवर कर दे, वो आपकी अरेंजमेंट बैक एंड पे होती है कि किस तरह उसको आपने करना है। नॉर्मली ओवर सब्सक्राइब भी हो जाते हैं, तो फिर वो ओवर तो है, वो ज्यादा तो नहीं मिलने, उतने शेयर है, वो पहले आइए पहले पाइए। तो वो शेयर कंपनी ने लिस्टिंग उसकी चलनी शुरू हो गई। अब उसके शेयर नॉर्मली जैसे किसी भी कंपनी के बिकते हैं वो वैसे बिकने शुरू हो जाते हैं। अब सवाल आया कि जेम बोर्ड क्यों बनाया गवर्नमेंट ने और इसका जो बेनिफिट्स क्या हैं, और मेन बोर्ड का और जेम बोर्ड का। जेम बोर्ड इसलिए बनाया है कि आप पहले आसानी से कंपनी बना लें, फिर उसको आसानी से लिस्ट कर लें और उसे जेम बोर्ड में चलाएं। अब आप ग्रो करें, क्योंकि ये बहुत पहले हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए था। ये आईएमएफ के पीछे भागने की बजाय अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को इस तरह किया होता तो आज जरूरत ही ना पड़ती इन चीजों की। बार बेटर लेट देन नेवर। अब वो कंपनी चल रही है, जेम बोर्ड के ऊपर अपनी कर रही है। अब उसके पास एक मौका है कि वो जब चाहे मेन बोर्ड पर आ जाए, यानी 10 गुना आपने अपना कैपिटल रेज करना है, वो राइट की फॉर्म में भी कर सकती है। फिर आगे का रास्ता बहुत सारे तरीके हैं, अपने ऑपरेशन भी बढ़ा सकती है, टोटली एक फर्क काम भी कर सकती है। जैसे अगेन मैं बाय सेल कॉल नहीं दे रहा, इंटरलूप एक शेयर था, मैं कोई उसको अच्छा या बुरा नहीं कह रहा, मैं क्लियर कर दूं, वो सॉक्स की कंपनी थी। उन्होंने देखा भी डेनम के अंदर भी मार्जिन है, तो उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट डेनम का लगाया, लेकिन उन्होंने उसी में एक्सपेंशन की, यानी उसी अपनी कंपनी को राइट शेयर इशू किए और डेनम की कंपनी भी बनानी शुरू कर दी। तो इस तरह आप मतलब ये भी कर सकते हैं कि आप बल्ब बनाते बनाते आप जो है फ्रिजें बनानी शुरू कर दें, या मूलियों का फॉर्म लगा दें, या कोई भी सब्जियों का फॉर्म लगा दें, यानी बिल्कुल 180 डिग्री पे भी कोई बिजनेस नहीं आप कर सकते हैं उसी वेसल के तहत। और उसमें आप राइट शेयर इशू करते हैं, यानी वो एक तरह की कंपनी जो होती है, जैसे एक कंपनी एक बंदा होता है ना, जैसे जुबैर साहब एक आदमी है, एक इंसान है, वो कहते हैं मेरे 100 रुपए आने मैं जिथे जमा लावा। तो कंपनी भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्कस कर सकते हैं कि उसमें, जैसे ही आपने इलोन मस्क को देखा, जिसने आपने एप्पल में देखा, मतलब इलोन मस्क जो है वो टेस्ला में भी है और वो उसने ट्विटर भी खरीद लिया है। 50 बिलियन डॉलर जो है उसने वो खर्च किया, 46 बिलियन पे गारमेंट कहते हैं डील हुई है, मुझे एग्जैक्ट इस वक्त मेरी मेमोरी में नहीं है। तो वो उसने दिए और उसने ट्विटर के शेयर खरीद लिए हैं। तो ये भी हो सकता है कि जुबैर साहब जो है वो बनाने बल्ब शुरू करें, बाद में वो जो है वो फेसबुक खरीद लें पाकिस्तान के अंदर या कोई और। मैं मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि कुछ भी खरीदा जाए, वो टीवी चैनल खरीद सकते हैं,
और वो कह सकते हैं आईपीओ कर सकते हैं उसका, या उस पर राइट इशू कर सकते हैं कि जी अब हम टीवी का चैनल भी अपना चलाएंगे, वो भी कर सकते हैं। तो एक कंपनी जो चाहे वो कर सकती है। और ये इसके दो तीन फायदे बहुत बड़े हैं। पहला फायदा तो ये है कि आपको चीप कैपिटल अवेलेबल है, आपको कोई उस पर रेंट नहीं देना, आपको कोई उस पर सूद नहीं देना, आपने लौटाना नहीं, आपने अपने साथ पार्टनर बना लिए है। तो बहुत सारे लोग मिलके, अगर एप्पल ये कहता, स्टीव जॉब्स इंतजार करता, तो उसकी तो हड्डियां भी जो है वो गल गई होती कि जी मैं 3,000 अरब रुपए इकट्ठे करूंगा तो फिर मैं एप्पल को इस लेवल पे ले जाऊंगा। तो 3,000 अरब डॉलर तो किसी आदमी के पास नहीं है। अगर आप ये देखें, आप इनकी कंपनियों की कैपिटलाइजेशन देखें, इवन टेस्ला की देख लें, किसी के देख लें, तो इनके पास कितने हैं? 100 बिलियन है, 150 बिलियन है, 120 बिलियन है, 130, अडानी की देख, किसी की देख लें, तो 3,000 अरब, 4,000 अरब, 2,000 अरब, 1,500 अरब मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो वो जाहिर है कि पब्लिक लिमिटेड से ही बिजनेसेस ग्रो करती है। इतने पैसे किसी एक इंडिविजुअल के पास तो नहीं होते। तो ये गैरेज कंपनियां थी। मैं लोगों को बार बार पाकिस्तान में बताता हूँ कि जो एप्पल है गैरेज कंपनी थी, जो एचपी है ये गैरेज कंपनी थी। अगर वो इनकॉर्पोरेट ना करते तो वो आज भी गैरेज में बैठे, वो लिखा होता उन्होंने 2-3 आयतें ऊपर लिख के, और लिखा होता कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई ब्रांच नहीं है, 1873 अल मशहूर एबीसी दिखा गुजरांवाला। तो मैंने एक दो को रोक के पूछा, मैं भाई ने फखर की गल है कि शर्म की गल है कि 250 साल हो गए ने दूसरी ब्रांच ही नहीं बनी। फिर ताड़े फार्मूले के मुताबिक वो जो पिज्जा हट है और जो KFC है और मैकडोनल्ड, वो तो बेवकूफ ही हुए ना। मतलब हमने अल मशहूर डैश टिक्का वाले, तो फलाने बाबे की खुई एस्टैब्लिश्ड 1825। तो यार मैं उनकी कहा कि बाबा जी लकी दी तो है कि 150-200 साल लंघ गए ने, तो बाबा जी दूसरी दुकान नहीं खोल सके। क्यों सर? ये आपने भी देखा होगा छोटे शहरों में। जी जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो ये खास तौर फख्र पे ये वैसे फख्र की बात है, ये शर्म की बात है? आप वहां पे वो अलबाइक और वो जो दूसरे हैं वो तो धड़ाधड़ खुली जा रहे हैं, तेरे तो ऐसे ही बेवकूफ ऐसे ही। है। अकलमंद ऐसी है गया ना कि मेरे परदादे ने जी एक पंप बनाया सी, ਤੇ ਉਹ ਰਾਮਕੋ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਅਰਬਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਾइनियां ਲਾਈਆਂ। तो मेरी जी जी समझ में तो बिल्कुल। यही बात आई है। तो भाई जब तक ये कल्चर चेंज नहीं होगा, जब तक आप लोग बिजनेसेस इनकॉर्पोरेट नहीं कराएंगे, बिजनेस इनकॉर्पोरेट करने के दो फायदे होते हैं। जिसके पास बड़ा सरमाया है वो एक बिजनेस बड़ा खड़ा कर लेता है, जिस बेचारे के पास थोड़ा सरमाया है वो भी उस कारोबार में 1 लाख 2 लाख रुपया लगा के हिस्सेदार बन जाता है। तो ये बेसिकली इसको समझ इसकी पाकिस्तान में किसी को है नहीं। कोई इसे जुआ करार दे देता है, तुम डाकू हो, ये चोर है, फलाना वो है। इट्स नॉट लाइक दैट। वो तो चोर चोर तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी हो सकते हैं, वो आप उसमें भी हो सकते हैं। तो ये बिजनेसेस को बड़ा करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए मौका है। ठीक है? और वो पूरे का पूरा डॉक्यूमेंटेड बिजनेस होता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये होता है, अमूमन हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो चीज होती है कि जी बिजनेस लगे वो गड्डियां के कारोबार जाओ जी, जापान तो गड्डियां इंपोर्ट करिए, बड़े लोगों के साथ हुआ है। और जी 25 लाख से बात है 30 होने बाद 50 होने, वो कहना बंदा दौड़ गया, वो जापान चला गया, हूँ अपने पैसे जो ने वो वसूल करते फिर। ये कभी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नहीं हो सकता। वो बंदा नहीं भाग सकता। कंपनी के एसेट यहाँ है, कंपनी ने इवन उसके शेयर जो हैं उनको भी कंट्रोल में रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। वो अपने शेयर बेचने हैं, उसने जो स्पॉन्सर है उसने अपने शेयर बेचने हैं, उसने अखबार में स्टार देना है, उसने अपनी कंपनी की लिस्ट करनी है, फिर उसने उसको ये नहीं है कि जी जुबैर साहब कंपनी लिस्ट करन और मेरे ना आते पैसे मान वो ये जर्मनी चले गए, नहीं पैसे सारे लाके। पहले तो वो पैसे इस तरह निकलते नहीं है, वो अकाउंट में प्रॉपर, जैसे सरकारी काम, जैसे OGDC चल रही है, PPL चल रहा है, जैसे प्रॉपर महकमा चल रहा है वैसे वो चलता है। और वो लेके बंदा भाग नहीं सकता। तो पब्लिक लिमिटेड और डबल शाह का सबसे बड़ा फर्क है, हम डबल शाह को बड़ी खुशी खुशी पैसे दे देते हैं। हम अनरियलिस्टिकली इस्लामाबाद के इतने प्रॉपर्टी डीलर हैं जो आजकल पैसे लेके भाग रहे हैं कि हवा को कहते हैं जी वो पहाड़ी है, पहाड़ी पे प्लाजा बनेगा, आप मुझे करोड़ रुपया दें, मैं लाख रुपए महीना आपको अभी से किराया देता हूँ। और 5-6 महीने किराया देने के बाद कहते हैं सर जी पहाड़ी गिर गई है, तो आपका प्लाजा बनने से पहले गिर गया है। और वो कहते हैं जी मालिक, उन्होंने कहा जी मालिक जो है वो पोर्चुगल में है, फिलहाल देख रहे हो 40 अरब रुपए का फ्रॉड हो गया था, 50 अरब रुपए का। इसलिए मैं कहता हूं कि इनकॉर्पोरेट कराएं कंपनियां, सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में काम करें, अपनी कंपनियों को भी लिस्ट कराएं, या लिस्टेड कंपनी, इवन अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी बहुत सेफ है।
एज कम्पेयर टू डबल शाह सिस्टम या एज कम्पेयर टू एजेंसी 1 2 3 और एजेंसी 4 5 6 और एजेंसी 6 7 8। ये मैंने 1 2 3 वैसे फिगर दिया है, कोई अगर नंबर से रिलेटेड है तो किसी को मैंने टारगेट नहीं किया। तो जुबैर भाई और कोई सवाल रह गया तो पूछे। जी जी सर, बहुत शुक्रिया, ये आपने तो पूरे का पूरा सारा कुछ बता दिया इसके अंदर। सर जी, हमारी तो जिंदगी का मिशन ही ये है कि हम लोगों को बताएं हम पाकिस्तान में अपना रोल अदा कर सके, किसी भी तरह ग्रो करा सके मुल्क को। इस पे हम लगे हुए हैं कि जो हमारे हिस्से में जो कर सकते हैं वो हम करें। बाकी लोगों की अपनी मर्जी है। एक मैं चीज जरूर कहूंगा कि उनकी मर्जी है, वो बैठकर गालियां देते रहें गवर्नमेंट को या पोलराइजेशन मुख्तलिफ जो लीडरान है उनके हक में तकरीरें व्हाट्सएप ग्रुपों में करते रहें, या वो अपना काम करें और खुद को ग्रो करें। जी मेरा बिल्कुल ये सर। ख्याल है कि जो दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने उसी में अपना रास्ता बनाया है और अपने काम पे तवज्जो दी है। अगर वो भी पोलराइजेशन में बैठे रहते हैं कि जी कैनेडी अच्छा है या फलाना अच्छा है, या जो है वो फलाना पॉलिटिशियन इंग्लैंड में अच्छा है, फलाना बोल रहा है, तो वो तरक्की ना करते। तो पाकिस्तानी दोस्तों से मेरा ये एक गुजारिश है कि अल्लाह ना करे इंशाल्लाह बल तो डिफॉल्ट नहीं होगा, बरल डिफॉल्ट और नो डिफॉल्ट बिजनेस चलना है, बच्चों ने दूध पीना है, पैम्पर बंदों ने बांधनी है, लोगों ने दवाइयां खानी है, लोगों ने अस्पताल चलने हैं, लोगों ने कपड़े पहनने हैं। 25 करोड़ आदमी, 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये नहीं हो सकता। दूसरा, मैंने पहले भी एक वीडियो भी बनाई है कि 195 पूरी दुनिया में मुल्क हैं, 195, उनमें से 1960 से लेकर आज तक 147 डिफॉल्ट कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये पहली बार डिफॉल्ट कोई अच्छी चीज नहीं है, बहुत सी परेशानियां आएंगी डिफॉल्ट होने की सूरत में, लेकिन मैं ये नहीं, जिंदगी नहीं रुका करती, जिंदगी अपने रास्ते बनाती है। लिहाजा कारोबार खड़े करें। सरगोदा के तमाम जो जिम्मेदार हैं उनको मेरा ये है कि वो मिले, कंपनी बनाएं, अपने कीनू एक्सपोर्ट करें। मेरे जो इस तरह के और आलू जिस इलाके में होता है, मैं उन्हें कहूंगा कि वो चिप्स की फैक्ट्रियां लगाएं, इसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएं और चिप्स एक्सपोर्ट भी करें, लोकल मार्केट को भी केटर करें। और जो जो बंदा जो बिजनेस के अंदर है उसको मल्टीप्लाई करे, उसको लीडर बने। देखिए उसके पास नॉलेज है, और अगर इन चीजों को आपने समझना है ज्यादा बारीकी से और आपके पास टाइम है तो शार्क टैंक इंडिया बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, हमारी जुबान में भी है, समझ भी आती है। आप देखें कि इंडिया कैसे शाइनिंग इंडिया बन रहा है। और मैं मतलब बड़े अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ, मुझे कोई इस पे कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं है कि मिस्टर मोदी हैज बीन डिक्लेयर्ड 2 टाइम्स द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। क्यों? कि उसने अपने मुल्कों की रोजगार बनाई है, खुशहाल किया है। उन्होंने इंग्लैंड जैसे इकोनॉमी को पछाड़ा है। दे आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और वो बड़ी जल्दी 4th होने वाले हैं। वो कहते हैं कि जी हमारा आगे ये है। और 526 बिलियन डॉलर उनके रिजर्व हैं, 36 बिलियन डॉलर बांग्लादेश के रिजर्व हैं। तो आप 3 बिलियन से भी नीचे आ गए हैं, 2.92 थे कल तक। अब आज पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। तो बस वो अब काफी हमने नूरजहां के गाने गा लिए और काफी हमने स्लोगन जो है वो, मैं जो कह रहा हूँ आप लोग समझ हैं, मैं सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करवा सकता अपना। तो नूरजहां के गानों से आगे कुछ नहीं मिलना। अब काम करेंगे तो ही कुछ मिलेगा। तो आपका जो बड़े भाई सऊदी अरेबिया है उन्होंने भी यही कह दिया है कि भायन मुफ्त दे पैसे नहीं लबने, काम करोगे अपने आप को रीस्ट्रक्चर करोगे फिर पैसा मिलेगा, अदरवाइज हम कोई एड वेड नहीं देंगे, कोई आपको तेल शेल नहीं देंगे। तब आपने एक बार बम चला के बेच लिया, काफी बेवकूफ दुनिया को आपने बना लिया। आप अपने अल्ले तल्ले काम करें, अपनी गवर्नमेंट के अखराजात कम करें। IMF, कल मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें भी सारी यही बातें थी, वही बातें जो मैं अपनी इकोनॉमी की वीडियो में पहले बता चुका हूँ। मैं पढ़ के बताता हूँ, मुझे इसलिए ठीक होती है, मुझे इसलिए पता होती है। वो भी ये कह सर रहे अभी थे। मैं जी जी, अभी मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे कि जो अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है जी वो जी। 1 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुका है। सर और हमारे यहाँ अमेरिका की जीडीपी भी देखिए ना। जी ट्रेड तो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਏ तो वो ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੇਠ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ बड़ा कर्जा है, तो शेख मंशा के एसेट भी तो देखो ना दूजे पासे। जी जी तो हमारे आपकी यहाँ पे जो तीन ना सौ अड़तालीस बिलियन डॉलर आपका टोटल जीडीपी है। जी जी ठीक है, आपको 7,500 अरब रुपया अप्रोक्सीमेटली उम्मीद है कि हमें टैक्सों में मिलेगा। तो 5,000 अरब रुपया तो आपके जो डोमेस्टिक है वो आपकी उसके ऊपर चला जाता है, जो सूद पे पैसा गवर्नमेंट उठा रही है। अभी आगे रिकॉर्ड सूद पे पैसा और उठाया।
यानी 7.5 अरब 7,500 अरब रुपए में 5 अरब चले गए उधर, 5,000, ठीक है। 1,500 अरब तकरीबन आर्मी का है। वो अब वो ज्यादा विंड पाइप है, वो उसके बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते अगर हम अपनी आर्मी को खर्चा नहीं देंगे। वो तो हमारे सिरों का ताज है। तो 1,500 उधर चला गया, तो पहले फिर समझ लो कि 1,000 रह गया था नहीं सकती। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ग्रो करना है, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ डेवलपमेंट भी करनी है। अच्छा, ये हो गया आपका इंटरनल। अब जरा एक्सटर्नल की तरफ भी आ जाओ। $80 बिलियन की आप इंपोर्ट करते हैं, जिसमें डॉग फूड आप इंपोर्ट करते हैं माशाल्लाह, कैट फूड आप इंपोर्ट करते हैं, लैंड क्रूजर्स आप इंपोर्ट करते हैं, वो MG गाड़ियां आप इंपोर्ट करते हैं। यानी खान ਨੂੰ रोटी नहीं की, तो इंपोर्ट्स शौक ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ने। और इतनी इतनी गैर जरूरी चीजें इंपोर्ट करते हैं कि जाने दी। $80 बिलियन, ठीक है जी। आपकी एक्सपोर्ट्स तकरीबन $30 बिलियन, 30 अरब डॉलर। 80 माइनस 30, 50। आप जैसे पाकिस्तानी जो इधर उधर बैठे अपनी जवानी गाल रहे हैं प्यारे गैर में, वो को भेज देते हैं $30 बिलियन पीछे, अपने घरों को या अपने बिजनेसेस को या व्हाट्सएवर। बाकी फिर भी 20 से $22 बिलियन है जो अगले साल में आपको चाहिए। वो आप कर्जा लेते हैं और कर्जा लेके आप उसकी पार्टियां करते हैं। तो अमेरिका से सर ना कंपेयर करें। अमेरिका की बिल्डिंग देखें, एक बिल्डिंग में हमारा पूरा शहर पूरा आ जाता है। तो वो बातें हैं करने की कि जी जापान पे इतना टैरिफ नहीं कर रहा, उनकी इकोनॉमी का साइज भी मेरा भाई देखो। और जी जी बिल्कुल। और अमेरिका IMF और वर्ल्ड बैंक के आगे नाक नहीं घिस रहा, हम घिस रहे हैं। सही। बाकी जो कुछ मोदी साहब कहते हैं, मैं कोई खुदा ना खास्ता जी इंडिया का एजेंट नहीं हूं, पर जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब उसको हम डिनाई कर लें तो वो हम खुद बेवकूफ है ना, कि हम सामने हकीकत को नहीं माने। जो कुछ वो कहते हैं वो आप खुद सुन लें हमारे बारे में। मैं तो बोल भी नहीं सकता, दोहरा भी नहीं सकता कि जी पाकिस्तान जी का मैं हमने ये हाल कर दिया है, उन्हें गेम से ही निकाल दिया है। मैं तो बड़े सख्त नरम लफ्ज बोल रहा हूँ, वो आप एग्जैक्ट लफ्ज देखें जाकर सुने, वो बंदे का दिल जल जाता है। इंडियन मीडिया जो कुछ कह रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सच कह रहा है। जी योर एनिमी इज योर बेस्ट टीचर। आपका एनिमी जो आपके बारे में कह रहा होता है, ज्यादा अफसोस की बात है, वो सही होता है। लेकिन अब हम कर और कुछ मैं नहीं सकते, तो बर्दाश्त और करें। मैं आपकी जी 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 ऐसे मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि वाकई जो शार्क टैंक आप इंडिया की बात कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। और उसमें आप देखेंगे कि वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं 20 साल के 21 साल के। उन्होंने जनाब 30 करोड़ की एवेल्यूशन की है, 50 करोड़ की है, 75 करोड़ की है, मतलब इन इंडियन रुपीस। और वो पाकिस्तानी प्लस अरब में चला जाते हैं। भाई, तो वो वो तो वाकई उनके जो बड़े बिजनेसमैन है जुबैर भाई, वो तो 25-25 हजार करोड़ और 30-30 हजार करोड़ की बातें करते हैं। जी जी अडानी बिल्कुल ऐसे। की अभी जो ये जो उसने वो जो प्राइस इन्फ्लेट की हुई थी, उसकी वेल्थ गिरी है $60 बिलियन, ठीक है। जी आपकी पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन $23 बिलियन पे है। एक जी अडानी ने 15 दिन में 3 गुना ज्यादा नुकसान कर लिया जितनी हम टोटल है, जिसपे हम गाने हम ऐसे ऐसे गाते हैं कि भाई वो हो तराना तो ऐसे, कभी हम दुश्मन के बच्चे पढ़ाने लगे, ट्यूशन पढ़ाने चले जाते हैं, अपने 300-400 बरवा के फिर हम गाना गाते हैं कि ये गाना हमने हमने दुश्मन के बच्चे को पढ़ाना है। वो 2-3 दिन अपने मुंह काले करने या अपनी मुंह काले करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी जो फेसबुक की आईडीज हैं, काम करने से फर्क पड़ेगा। 90s में इंडिया के लाभ भी बड़े खराब थे। आपसे पीछे कोरिया था, आपसे पीछे चाइना था, आपसे आगे एमिरेट्स एयरलाइन को खड़ा करने वाले पाकिस्तान ही है। PIA जी उनकी वो शुरू में मेंटेनेंस करता था, हमारे पायलट्स ने उन्हें ट्रेन किया है। आज हम किस हाल में है, वो किस। और लोगों को बड़ी गलत फहमी है, अच्छी तरह स्टेटिस्टिकल फिगर चेक करें, दुबई की इकोनॉमी ऑयल पे नहीं खड़ी, अबू धाबी की इकोनॉमी ऑयल पे खड़ी है। बैठकर कहीं स्टेटिस्टिकल फिगर चेक करें कि दुबई की इकोनॉमी कैसे बूस्ट की है उन्होंने, शेख राशिद ने क्या क्या स्टेप लिए हैं जिससे दुबई दुबई बना है। ठीक है ना। तो ये जी नहीं आप कह सकते कि जी तेल की वजह से वो बन गए हैं। तेल ने उन्हें किक जरूर दी थी, आपको जिंगों ने भी किक दी, आपको सुई गैस जिसे हम कहते हैं सुई ने भी किक दी, आपको बड़ी चीजों ने किक दी, आपको कोयले की रिजर्व बड़ी किक दी। ये नमक पड़ा गल रहा है थोड़ा माइंस में, दुनिया के तीसरे नंबर पे सबसे बड़े रिजर्वायर हैं। आप कर क्या रहे हैं, इंडिया ने लिस्ट में हम यहाँ से पत्थर निकालते हैं, इंडिया भेज देते थे, वो तो अब बंद हुआ है काम। तो आप अपने रिसोर्सेज पे काम ही नहीं करते, कंपनी आपको बनाते कोई नहीं। नौजवान आपके ऐसे हैं, ऐसे काम चोर हैं कि वो सारा दिन बैठे ये सोचते रहते हैं कि वो डंकियां लगा के उन्होंने दूसरे मुल्कों में कैसे निकलना है, और वहां भी जलील हो रहे होते हैं जो पहुंचे होते हैं वहां। जब आप इलीगल वे से जाते हैं तो वहां भी कुछ नहीं बनता। तो भाई अब काम करो, हर जगह काम करना पड़ता है।
मैं तो यही बात कह के थक गया हूँ, आगे को माने ना माने सबकी मर्जी है, मैं क्या कह सकता हूँ, जितना जोर लगा सकता हूँ उतना लगा रहा हूँ। तो जब तक जिंदगी है लगे रहेंगे, आगे फिर जो मेरे अल्लाह को मंजूर है। और जुबैर चलिए कोई आपकी मैसेज आप देना चाहें लोगों को, जी जी तो सर। बात कहना चाहें। मैं पहले तो ये बता मैं दें कि जुबैर को तकरीबन साल से, कितनी देर से आप मेरे साथ एसोसिएटेड हो? मैं तकरीबन 1 साल से एक आपके साल साथ से हूँ। हैं। जुबैर ने पहले एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ था, वो जुबैर खुद ही बताएंगे कि उस पे वो कितने खुश थे। एक अब बनाया है, अब कितने खुश हैं, क्या कुछ सीखा है, वो मैं चाहूंगा अपने मुंह से ही कह दें। प्लीज जुबैर, ओवर टू यू। जी जी मैं सर, आपने जो मुझे गाइडेंस दिया, सबसे पहले तो जो आप कचरा स्टॉक कहते हैं, आपसे गाइडेंस लेने से पहले मेरे पास वही था, कचरा स्टॉक्स। और उसके बाद जब मैंने आपसे गाइडेंस ली तो मुझे काफ़ी क्लियरेंस आई कि मुझे कौन से स्टॉक परचेज करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक। जी। आप बता रहे थे कि कचरा स्टॉक इकट्ठे किए हुए थे आपने। हाँ जी, मैंने कच्चा स्टॉक इकट्ठा किया हुआ था पहले, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि होता क्या है कि जब नया बंदा आता है, सबसे पहले उसको ये लगता है वो ये शेयर इतना ट्रेड कर रहा है, इतना ट्रेड कर रहा है, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसके अंदर इन्वेस्ट कर लो, रातों रात अमीर हो जाओ। तो वो एक मेरा ख्याल है कि जो नया प्लेयर आता है उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। ऐसा नहीं होता, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। तो आपके लेक्चर लेने के बाद और आपसे बात करने के बाद और आपकी एडवाइसेस लेने के बाद मुझे ये पता चला कि स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। सबसे पहले तो उसको सीखना चाहिए, और सीखने के बाद फिर आप उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें। आपकी एडवाइसेस लेने के बाद फिर मैंने स्टॉक्स को चूज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उन स्टॉक्स में मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। और मैं आपके साथ ऑलरेडी फिगर्स शेयर कर चुका हूँ पहले, कि मुझे जी। लास्ट ईयर कितना नहीं फ़ायदा नहीं, हुआ फिगर्स मैंने। हमने किसी को नहीं बतानी, फिगर्स सीक्रेट हाँ होती जी। है बंदे की, उससे ना बंदे की मौशियत का लोगों को अंदाजा हो जाता है। हमारे जी टेस्टिमोनियल सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए होती हैं। मकसद दो तीन बातें हैं जो मैं बता दूं, फिर थोड़ा सा, सॉरी बड़ी लंबी वीडियो आई, लेकिन मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये ऐसे ही जाए। पहली बात ये होती है कि मैं हर पाकिस्तानी को ये कहता हूँ कि एक मोबाइल टेलीफोन या आधे मोबाइल टेलीफोन की कीमत में इस काम को सीख। ठीक है, सीखने के बाद वो रियलाइज करे कि उसने किस लेवल तक जाना है। फर्स्ट 90 डेज में हमेशा लोगों को कहता हूँ, कीप इट लो, कीप इट स्लो, अंडरस्टैंड एंड देन एक्सपेंड। अगले जो महीने हैं, 3 में कहता हूँ कि मैक्सिमम 10 लाख, यानी मैक्सिमम 10 है, 5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। 6 महीने के बाद मैं बंदे को कहता हूँ कि वो इस लायक हो गया। दूसरी चीज जो हम कहते हैं, इसको जुबैर भी सेकंड करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि हर शेयर मैं बताऊं बंदे को, मैं उसको एनालाइज करना सिखाता हूं। उसको साथ बैठा के जब वो सेशन लेता है, कई बार गलत शेयर पिक करके आता है, तो मैं उसकी गलतियां हाईलाइट करता हूँ कि देखो तुमने ये एरिया छोड़ा, ये एरिया छोड़ा, ये एरिया छोड़ा। तो जो साफ सुथरे और सुचिल शेयर हैं, वो मैं बाई डिस्कशन बंदे को सिखाता हूँ कि वो साफ कंपनियों में जाए। ये 2-3 स्ट्रेटजीज हैं। पूरी कौम को मेरा एक मैसेज है, क्योंकि इतनी लंबी हमने वीडियो अब रिकॉर्ड किया, तो मैं कहता हूँ मैसेज एंड पे कंक्लूजन में सही जाए कि पहले छोटे पैमाने पे काम सीखो, फिर अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करो, और तीसरे नंबर के ऊपर कंपनियां लिस्ट कराओ। जाकर दुनिया देखो किधर जा रही है और तुम लोग किधर जा रहे हो, लिस्टिंग की तरफ आओ, अपनी कंपनियां बनाओ, सरमाया कम है तो लोगों को साथ मिलाओ, मिलकर पाकिस्तान को ग्रो कराओ। ये मेरा मैसेज है फाइनली। अब जुबैर ने कुछ ऐड करना है तो करें, और फिर खुदा हाफिज करते हैं। जी बिल्कुल सर, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। वाकई आप जो है ना, माशाल्लाह से कंपनियां चूज नहीं करवाते कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करो या इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। आप उसको एनालाइज करना करना सिखाते हैं कि किस तरह एनालाइज करो, और फिर उसके बेसिस पर अपना डिसीजन खुद लो कि कौन सी बेस्ट कंपनी है आपके लिए। तो ये मेरा ख्याल है कि आप बेसिकली मछली नहीं खिलाते, आप मछली पकड़ना सिखाते हैं। दैट्स तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये एक नोबल कॉज है। और ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। और जिस तरह आपने अभी इकोनॉमी में भी अपनी जरूर लिस्ट कराओ तकरीर शुरू कर कंपनी। दी। पाकिस्तान के लिए दुआ मांगो, पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा कारोबार को फरोग मिले, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां लिस्ट हो। ओवरसीज पाकिस्तानी जैसे आप हैं, उनको मेरा मैसेज है कि अब वो भी बिजनेस यहाँ पे चला सकते हैं, बना सकते हैं। किसी अमेरिकन डॉक्टर के लिए $1 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है। $1 लाख से वो लिस्टेड हॉस्पिटल बना सकता है। आप अल शिफा का, शिफा हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स डाउनलोड कर लें, इट इज हाईली प्रॉफिटेबल चेन आप बना सकते हैं फार्मास्यूटिकल की दवाइयों की। तो जो अमेरिका में वेल्दी डॉक्टर्स हैं, जो दुनिया भर में वेल्दी पाकिस्तानी हैं, उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि पाकिस्तान में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएं, जेम बोर्ड पे आ जाएं, 2.5 करोड़ से लिस्ट करें, उसके बाद 2,000 करोड़ पे लेकर जाएं। हमारे हमें भी लगे कि जी हमारी ये कंपनियां जो है वो 700 अरब की कंपनी है, वो 5,000 अरब की कंपनी है, वो 10,000 अरब की कंपनी है। तो हमेशा स्मॉल स्टार्ट से ही बड़ा बनता है। ये मेरा मैसेज है आप सबको।
बाकी अल्लाह ताला पाकिस्तान को हिफ्ज़ो मान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुश रहें ज़ुबैर, जरूर कंपनी लिस्ट कराएं, मुझे बहुत खुशी है।